हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 4 यानी कि अगले कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि रजिस्टर्स को आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे लगाते हैं। साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि ईएमएफ जो सेल्स होते हैं उन्हें आप पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे लगाते हैं। तो आज उसके आगे की बात करेंगे। अगर आपको हमारी पिछली वीडियोज़ का लिंक चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है, और साथ ही साथ जो पीडीएफ का लिंक है वो हमने टेलीग्राम चैनल विद्या महासागर पे डाला है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पर तब तक के लिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। आज की शुरुआत करते हैं कुछ इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला है, अ सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस वेरिएबल लोड रजिस्टर आर। जो कैपिटल आर होता है ये रजिस्टर होता है, जबकि स्मॉल आर जो होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था इन सभी के बारे में। ड्रॉ प्लॉट्स ऑफ टर्मिनल वोल्टेज वी, यानी कि इनका ग्राफ बनाना है वी वोल्टेज के साथ, और बताना है दूसरा है कि करंट आई एज अ फंक्शन ऑफ आर। ठीक है, आई एज अ फंक्शन ऑफ आर की उसमें हमको एक और ग्राफ बनाना है। इट इज फाउंड दैट व्हेन आर इक्वल टू 4 ओम तो आई इक्वल टू 1 एम्पियर है। then and when R is increased to 9 ohm current is reduced to 0.5 एम्पियर। तो ऐसा क्यों होता है आपको बताना है। फाइंड E एंड R भी आपको बताने हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे को करते हैं। सबसे पहले कि हम जानते हैं V इक्वल टू आई आर होता है और I इक्वल टू E अपॉन आर प्लस आर। ये जो E होता है ये EMF होता है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 यानी कि इन दोनों इक्वेशन से हमें पता चलता है कि V इक्वल टू E आप आर प्लस आर इक्वल टू आर। ठीक है, तो इनकी मदद से हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं जो कि इस तरीके का बनेगा। यानी कि पहले वो राइज करेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आर यानी कि रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत बड़ा होगा तो पोटेंशियल बहुत छोटा होगा, और अगर रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत बड़ा होगा तो जो V होगा यानी कि पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर जो इंटरनल, मैंने अगर थोड़ा सा आगे पीछे बोल दिया तो उसके लिए माफी चाहूंगा। दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, अगर रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से छोटा होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, बहुत ही कम होगा। अगर रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बड़ा होगा तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। और दूसरा है साथ ही में क्या कहते हैं कि जो V इक्वल टू ई माइनस आई आर था तो I और V के बीच में जो रिलेशन है वो इस तरीके का ग्राफ बनेगा, यानी कि नीचे को गिरता हुआ। ठीक है, अगला है I इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि हमें जो चीज दी गई थी R इक्वल टू 4Q ये, और जो ये चीजें हमें दी गई थी ना जब रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे थे और एम्पियर कम करंट कम ज्यादा हो रहा था, तो उनके बारे में जो चीज है वो यहाँ पर हम इस तरीके से निकालेंगे ये। और जब हमारा जो रेजिस्टेंस था वो 4 था और करंट 1 थी तो हमारा इक्वेशन आई ई माइनस आर इक्वल टू 4। और जब हमारा रेजिस्टेंस 9 हो गया करंट 0.5 होगी तो हमारी इक्वेशन आई 2E माइनस आर। तो दोनों को सॉल्व करने के बाद जो हमारा EMF आया वो आया 5 और जो इंटरनल रेजिस्टेंस आया वो आया 1। ठीक है, इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला है, द ईएमएफ ऑफ अ सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स टर्मिनल वोल्टेज, एक्सप्लेन व्हाई। यानी कि हर समय जो ईएमएफ होता है किसी भी सेल का वो अपने टर्मिनल वोल्टेज से बड़ा क्यों होता है। ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम जानते हैं इसके बारे में। ये ग्राफ है जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस आर जुड़ा हुआ है, पोटेंशियल वी और वी है, ये ईएमएफ है, और आर लोड रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, आई करंट बह रही है। द ईएमएफ ऑफ अ सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द टर्मिनल वोल्टेज, क्योंकि बिकॉज द सेल हैज एन इंटरनल रेजिस्टेंस ड्यू टू विच देयर इज अ पोटेंशियल ड्रॉप, सो द टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज लेस देन द ईएमएफ ऑफ द सेल। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो सेल होता है उसके पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है टर्मिनल वोल्टेज में हमेशा कम होता है ईएमएफ से। यानी कि ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस होने के कारण जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा कम होता है ईएमएफ से। ठीक है, और इसे आप डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं जिसे हमने यहाँ पर बना रखा है। ठीक है, यानी कि अगर कहीं भी आता है कि जो ईएमएफ ऑफ सेल होता है वो टर्मिनल वोल्टेज से कम क्यों होता है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। अगला है, अ सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड एन इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज सराउंडेड एट 2 एक्सटर्नल रेजिस्टर्स। यानी कि हमारा पूरा क्वेश्चन है। तो जो विदाउट एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द सर्किट विथ R1 के साथ साथ R1 और R2 के साथ जब सीरीज में हो और R1 और R2 पैरेलल में हो तो हमें ये बताना है कि तब क्या क्या चीजें होगी। और ये 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लेंगे। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, फर्स्ट लेट अस कैलकुलेट द नेट रेजिस्टेंस, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो पहला है कि रिक्वायर आर, रिक्वायर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, सिंस देयर इज नो अदर रेजिस्टेंस इन द सर्किट, तो आर और R1 जो होगा कनेक्टेड इन सीरीज है। यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, हमने माना कि एक R है और एक R1 है। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस R प्लस R1 का सीरीज में कॉम्बिनेशन हो गया। तो जब R, R1 और R2 यानी कि जब तीनों को आप सीरीज में जोड़ोगे तो आपका इक्वेशन आएगी इस तरीके से। और जब फोर्थ इक्वेशन है कि जब R1 और R2 को पैरेलल में जोड़ोगे तो जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा
वो ये आएगा, ठीक है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो टोटल रिक्वायर्ड जो आपका रिक्वायर्ड जो रेशियो है वो इस तरीके से आएगा, ये ओ मैंने थोड़ा गलत लगा दिया एरो, ठीक है, आपका ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक हो गया। तो अब देखो, नाउ लेट अस कैलकुलेट द करंट इन ईच केस, यानी कि करंट निकालेंगे अब हम हर केस में। तो I इक्वल टू V अपॉन R होता है। अब यहाँ पर पोटेंशियल की जगह E है, तो I इक्वल टू E अपॉन R, ठीक है। इस वाले के लिए जब रेजिस्टेंस स्मॉल r है तो हमारा इतना आया, जब रेजिस्टेंस r प्लस R1 है तो हमारा जो करंट है वो इतनी आई, जब रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 है तो हमारी रेजिस्टेंस इतनी आई, जब रेजिस्टेंस हमारा इतना है तो जो हमारी करंट है वो इतनी आई, ठीक है। आप यहाँ से समझ गए होंगे। तो हर केस में जो हमारा करंट आया 4.2 एम्पियर आया, वो आई आया 1.4 एम्पियर, 1 आया 0.5 एम्पियर, और फोर्थ केस में आया 0.42 एम्पियर। यानी कि देख रहे होगे कि हर केस में नीचे को घटते जा रहा है। यानी कि वी नो दैट इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन द नेट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द नेट रेजिस्टेंस फॉर द सेम रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमें पता है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन से ज्यादा होता है। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करके जब रेजिस्टेंस आता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जो ऑर्डर ऑफ करंट होगा वो 1 सबसे ज्यादा होगा, फिर 4, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला है आपका किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका पेपर में आता है, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ सिंपल ये होता है कि किसी भी एक जंक्शन पे मीट करने वाले सारे करंट का जो सम होता है वो होता है जीरो, ठीक है, जीरो सम होता है। यानी कि जो आने वाली करंट होती है माइनस जो जाने वाली करंट होंगी उनको एड सम करके जीरो आता है। लेकिन अगर हम दूसरी भाषा में पढ़ें, यानी कि जितनी करंट सोर्स की तरफ आ रही होंगी उनको प्लस करेंगे और जितनी करंट वहां से जा रही होंगी उन दो को प्लस करेंगे तो आपस में वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो देखो, एट एनी जंक्शन द सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट्स लिविंग द जंक्शन। यानी कि जितनी करंट जंक्शन में आ रही है, जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं, ये जो यहाँ पर मैंने मार्क किया है रेड से, ये हमारा जंक्शन है। तो देखो, जितनी करंट आ रही है यानी कि I1 और I2 जो करंट इसमें आ रही है वो इक्वल, उनका सम बराबर होगा जितनी करंट उस जंक्शन से जा रही है, यानी कि I3 और I4। यानी कि एक जंक्शन में जितना करंट आया उतना ही टोटल करंट वहां से निकल जाएगा, बिल्कुल भी करंट उसमें नहीं बचेगा, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दिस इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है। बिकॉज व्हेन करंट्स आर स्टडी देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट एनी जंक्शन और एट एनी पॉइंट। यानी कि जब करंट स्टडी होती है तो वहां पर चार्जेस, कोई भी जंक्शन में कोई भी चार्ज नहीं बचता है। द टोटल करंट फ्लोइंग इज मस्ट बी इक्वल टू द टोटल करंट फ्लोइंग आउट। यानी कि अगर किरचॉफ लॉ का जंक्शन लॉ आता है तो आप लिख के आओगे कि जो सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन वो इक्वल होता है सम ऑफ करंट्स लीविंग द जंक्शन। यानी कि जितनी करंट आ रही है उतनी चली जानी चाहिए, उसमें करंट बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। तो उसका फॉर्मूला आपका इस तरीके से बन जाएगा, जितनी आ रही है उनका सम इक्वल टू जितनी जा रही है उनका सम, ठीक है। और एरो से आपको पता चल जाएगा कि जो अंदर को आ रही है, और एरो से ही आपको पता चल जाएगा कि जो बाहर को जा रही है, ठीक है। अब लूप लॉ होता है, लूप लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लूप लॉ क्या है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इन्वॉल्विंग रेजिस्टर्स एंड द सेल्स इन द लूप इज जीरो। यानी कि जो टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ होगा पोटेंशियल का, यानी कि उसमें जितने भी रेजिस्टर हैं साथ में सेल भी हैं उन सबका जो सम होगा वो होगा जीरो, ठीक है। और जो सम कन्वेंशन होंगे, इसका जो फॉर्मूला होगा वो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब है कि पोटेंशियल इज गेन्ड ऑन क्रॉसिंग ऑफ बैटरी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, और पोटेंशियल ड्रॉप्स ऑन क्रॉसिंग ऑफ बैटरी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। यानी कि जो अभी हमने पढ़ा था कि देखो, जब पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा होगा तो तब इस तरीके का होगा, और जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तब इस तरीके का होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि एक 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी जो इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जिसमें 200 वोल्ट की फिर से बैटरी लगी है उसमें, और जो रेजिस्टेंस है वो 38 है, ठीक है। तो आपका जो उसमें टोटल करंट होगा वो कितना होगा करें, ठीक है। यानी कि देखो, लेट करंट इन सर्किट भी आई यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, यानी किरचॉफ्स लॉ को लगा के -10 + 200 - 38 L = 0, तो 38 L = 190, L = 5 एम्पियर। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी है किरचॉफ्स लॉ से इसको फॉर्मूला करना है। तो देखो, इन लूप DCBD यानी लूप में जो टोटल करंट आ रही है, यानी कि देखो -3i, यानी कि इस रेजिस्टेंस से 3 वाले से i करंट जा रही है तो 3i हो गया, +3 -i -1 -2i + 2i1। यानी कि एक में से जितनी करंट जा रही है, एक जो रजिस्टर लगा होता है उसमें कितनी करंट जा रही होती है वो किसका V = IR होता है ना। तो उसी तरीके से हम i को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि जो टोटल वोल्टेज है उसको हम ऐड कर सके, और जो टोटल वोल्टेज और इक्वल का सम होता है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसे ऐसे ही होगा, यानी कि जो सभी का सम इक्वल टू 0 है तो सभी को हम ऐड करेंगे, इक्वल टू 0 आएगा, एड अप टू, तो 3i - i1 = 1 आएगा। और वैसे ही लूप BACB, अब ऊपर वाले लूप में देखो तो वहां से भी इतना ही आना है, 5i1 - 2i = 1, एक इक्वेशन आएगी। अब दोनों इक्वेशन को आप जब सॉल्व करोगे तो i = 6/13 एम्पियर आता है, और i1 आएगा आपका 5/13 एम्पियर, ठीक है। अब आपको इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है, तो VB - VD = 3 × 5/13 - 1, यानी कि 2/13 वोल्ट आपका यहाँ पर से आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D।
अब सेम तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी है, जिस तरीके से हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से इसमें भी है। सबसे पहले हमने IR = 3 निकाला, यानी कि जो टोटल करंट है वो कितना है वो निकाला। उसके बाद हमने किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करके I निकाल दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ अप्लाई किया और यहाँ पर हमने I निकाला। फिर जब हम I आ गया तो रेजिस्टेंस भी निकाल दिया इसमें रख के, ठीक है। I आ रखा, R निकाल दिया हमने, और जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी इसमें से हम निकाला, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन ये भी है। और जो नोट करने वाली बात यह है कि जो पोटेंशियल अक्रॉस ऑफ शॉर्ट सर्किट इज जीरो, यानी कि जो एक शॉर्ट सर्किट होता है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है हमेशा, और पोटेंशियल अक्रॉस एन ओपन सर्किट जो होता है वो हमेशा इनफाइनाइट होता है। ये आपके MCQ बन सकते हैं, ये यहाँ पे याद रख लेना। तो ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, आसपास आप सही बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और आप कहीं पर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम किरचॉफ लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम दोबारा से डिस्कस करेंगे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।